देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ना भारत सरकार हाथ लगा सकती है और ना ही देश का कोई कोर्ट रोक सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी ज़मीन पर नज़र डालकर ये कह दे कि ये वक्फ की ज़मीन है तो देश का एक आम नागरिक कुछ भी नहीं कर पाएगा। ज़मीन बच नहीं पाएगी और आप बस देखते रह जाओगे। अक्सर वक्फ बोर्ड के बारे में ये बातें सुनी जाती है और ये चर्चा भी होती है कि एक ऐसा बोर्ड है जो किसी की भी ज़मीन अल्लाह के नाम पर कर सकता है और ऐसा करने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गवर्नमेंट या लीगल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कोई जवाबदेही नहीं देता। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत सरकार वक्फ कानून में एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। 18वीं लोकसभा के पहले बजट सेशन में 8 अगस्त को भाजपा के माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को प्रस्तावित किया। इस कानून का नाम बदलकर यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी कि उम्मीद किया जाएगा, जिसके बाद देश का विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हंगामा खड़ा कर रहा है। अब चर्चा करते हैं वक्फ के इतिहास की। दरअसल वक्फ अरबी के शब्द वकूफ़ा से लिया गया है। वकूफ़ा का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को जोड़ना। इस हिसाब से वक्फ का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जो पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जा सके। इस्लाम धर्म में ये डोनेशन का एक तरीका है। इस्लामिक नज़रिए से देखें तो वक्फ की प्रॉपर्टी जो होती है वो अल्लाह के नाम पर लोगों के फ़ायदे के लिए दान दी जाती है। एक बड़ा सवाल यह आता है कि जो वक्फ है इसका मुस्लिम धर्म से क्या संबंध है। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद पैगंबर ने 600 खजूर के पेड़ों से आने वाली आमदनी को मदीना में डोनेट किया था, जहां पर गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता था। अब बात करते हैं सबसे पहले वक्फ और इसके वाकिफ़ा की। वाकिफ़ा वह व्यक्ति होता है जो अपनी ज़मीन को वक्फ करता है यानी दान करता है। दरअसल हज़रत उमर जो इस्लाम के दूसरे खलीफा माने जाते हैं, जब खैबर की लड़ाई में थे तो उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा मिला था। इसके बाद उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से पूछा कि ज़मीन का क्या करना चाहिए, तो मोहम्मद ने कहा कि आप इस ज़मीन को वक्फ कर दो और इस तरीके से हज़रत उमर पहले वकीफ़ा बने और उनकी ज़मीन पहली वक्फ। अब ज़रा एक नज़र वक्फ की शर्तों पर डालते हैं। दरअसल वक्फ करने के बाद वो ज़मीन कभी बेची नहीं जा सकती और ना ही उसको कभी किसी भी विरासत में दिया जा सकता है। एक बार ज़मीन वक्फ होने के बाद उसको वापस नहीं लिया जा सकता। अगर अब वक्फ में प्रॉपर्टी देने की प्रक्रिया की बात की जाए तो वो भी समझ लीजिए। वक्फ में प्रॉपर्टी देने के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट तैयार होता है जिसे वक्फनामा कहा जाता है। फिर वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी का सर्वे करता है और सरकारी रिकॉर्ड में उसे रजिस्टर करवाता है। वक्फ बोर्ड का काम होता है वक्फ प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखना। वक्फ बोर्ड में एक मैनेजर होता है जिसको मुत्तावली कहा जाता है। अब अगर वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति देखी जाए तो भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन करने के लिए वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया यानी कि वामसी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अगर हम वामसी प्रोजेक्ट की डिटेल देखें तो भारत में करीब 32 वक्फ बोर्ड है और इन 32 वक्फ बोर्ड में 8 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टी और लगभग 16,500 मूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपका घर, आपकी ज़मीन और आपका ऑफिस, और मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है आपके पैसे, आपके शेयर और आपका अनाज। लेकिन इसकी असल संख्या शायद इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि अभी भी कई प्रॉपर्टी जो वक्फ को मिलती है वो रजिस्टर नहीं होती है। हमारे देश में वक्फ का कॉन्सेप्ट लाने वाले अरबी लोग थे। 1947 में जैसे ही भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो पूरे देश में भारत की वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। 1954 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट बनाया गया, जिसके एक साल बाद 1955 में वक्फ अमेंडमेंट लाई थी। इसके बाद भारत के हर राज्य में वक्फ बोर्ड की राज्य इकाई खोलने का फैसला लिया गया। वर्ष 1995 में नरसिम्हा राव ने वक्फ बोर्ड को अनगिनत ताकत दे दी, जिसके कारण ही वक्फ बोर्ड आज टस से मस नहीं हो सकता। वक्फ बोर्ड में आज ऐसे कई कानून हैं जिसके तहत वे किसी की ज़मीन पर भी क्लेम कर सकता है। इसके बाद मौजूदा ज़मीन मालिक को वक्फ ट्रिब्यूनल में यह बताना होगा कि वह ज़मीन का मालिक है, लेकिन वक्फ को किसी भी ज़मीन को क्लेम करने के बाद कोई भी जवाबदेही या स्पष्टीकरण नहीं देनी पड़ती। साल 2013 में यूपीए 2.0 गवर्नमेंट द्वारा वक्फ में अमेंडमेंट लाकर उसे और शक्तिशाली बना दिया गया। शायद यही कारण है कि वक्फ बोर्ड के विवाद के कारण कई कंप्लेंट उनके पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, जिसमें अकेले वामसी पोर्टल पर ही 18,000 कंप्लेंट रजिस्टर है। भारत के विभिन्न राज्य स्टेट वक्फ बोर्ड में 12,700 केस पेंडिंग है। वक्फ ट्रिब्यूनल में 18,400 लंबित मामले हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसे 165 केस पेंडिंग है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 तक भारत में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ ज़मीन थी, 3 लाख प्रॉपर्टी थी। वही अब 2024 आते आते इसका दोगुना हो चुका है। वक्फ की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में 27% है। इसके बाद बंगाल में 9%, तमिलनाडु में 8%, तेलंगाना में 5%, गुजरात में 5%, कर्नाटक में 7% और केरल में 6%। अब जानना ज़रूरी है कि ये वक्फ बोर्ड कैसे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। सबसे पहले जानिए किस्सा तमिलनाडु के वेपूर ज़िले का। कुछ हिंदू किसानों का जिनकी 37 एकड़ ज़मीन को रातों रात वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया और वहाँ के जो डीएम के मिनिस्टर थे वो जबरन ज़मीन को कंट्रोल लेने भी आ गए। किसानों का कहना है कि वर्ष 1900 में इस ज़मीन का मालिक कोई वहाब हुआ करता था। वहाब के मरने के बाद ये ज़मीन उसकी 4 बीवियों को चली गई, लेकिन वहाब ने हिंदुओं से कुछ लोन उधार लिया था जो वो चुका ना सका। ऐसे में उसकी बीवियों ने किसानों को ये ज़मीन दे दी, लेकिन अब एक ही रात में उनकी ज़मीन वक्फ की हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर उन किसानों ने सवाल किया था। वर्ष 2021 में भोपाल में राजदेव जनसेवा न्यास की 37,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने यह बोला कि हम यहां पर कब्रिस्तान बना रहे हैं और कब्रिस्तान बनाकर इस ज़मीन को वक्फ की घोषित करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि 5 मार्च 2014 को यूपीए गवर्नमेंट ने लोकसभा इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से ठीक पहले दिल्ली के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण की 123 प्रमुख प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया था। वर्ष 2022 में काशी विश्वनाथ के ऊपर वक्फ बोर्ड ने उसे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। गुजरात में वक्फ बोर्ड ने भगवान कृष्ण की ज़मीन भूमि द्वारका को वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया था। ये दिखाता है कि कैसे ये बोर्ड हिंदुओं की आस्था वाले स्थलों को भी अपनी प्रॉपर्टी घोषित करने में लगा है। अब अगर एनडीए सरकार के द्वारा लाए वक्फ अमेंडमेंट बिल की प्रमुख बातें जाने तो सरकार का कहना है कि इस अमेंडमेंट में वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इस कानून के बाद वक्फ बोर्ड में 5 बड़े बदलाव किए जाएंगे। सबसे पहले बदलाव होगा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन, जिसके तहत जिला मजिस्ट्रेट के थ्रू किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करवाना मैंडेटरी होगा, जिससे कि करप्शन ना हो सके। दूसरा बदलाव ये होगा कि अब से किसी भी जिले के डीएम ये फैसला करेगा कि कोई भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या वक्फ प्रॉपर्टी है। ये क्लेम अब वक्फ वाले खुद से नहीं कर पाएंगे। तीसरा बड़ा बदलाव ये होगा कि अब सिर्फ लोग ओरल डिक्लेरेशन के थ्रू वक्फ बोर्ड की कोई भी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, जिसे वक्फनामा कहा जाता है। इसके बाद इस अमेंडमेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वक्फ प्रॉपर्टी का एक ऑडिट कर पाएंगे और साथ ही ये भी इंश्योर किया जाएगा कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की सदस्यता को बढ़ाया जाए और उन्हें प्रमुख पद भी मिले। अब वीडियो ख़त्म होने से पहले ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि आज तक देश के तीसरे सबसे बड़े ज़मींदार ने इतनी ज़मीन होने के बाद भी गरीब मुस्लिम बस्तियों को क्यों कुछ नहीं दिया? गरीब मुस्लिम बस्ती में जाकर पता करिए, और अगर उसने भला किया है तो आज तक भी मुस्लिम भारी गरीबी से क्यों जूझ रहे हैं? ये वक्फ बोर्ड के मालिकों को और उन पर टिप्पणी करने वालों को सोचना चाहिए।